करने का और और अपने और जब हम ये गुफ्तगू कर रहे थे तो कहीं बहामास के करीब हमें हमारे महबूब तज्ज़ियाकार डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब जो है पीछे जो है वो नारियल के दरख्तों के साथ हमें नज़र आ गए हैं। अच्छा। फ़र्रुख सलीम साहब, मैं आपसे ये ज़रूर पूछूँगा कि आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, उस पे आपका तबसरा ज़रूर लूँगा। लेकिन मार्केट में एक नया फल आया है। एक तो नारियल है आपके पीछे, लेकिन हमारे पास एक नया फल आया है। वो ये है कि हफ्ता 10 दिन इंतजार करने के बाद आखिरी दिन पाकिस्तान ने बहरहाल इनकार कर दिया है कि जी हम आपकी जो नाम नेहाद जमहूरियत की जो कॉन्फ्रेंस थी वाशिंगटन की, उसमें हम नहीं आ रहे। जो बयान जारी किया गया है उसमें उन्होंने कहा कि जी हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इनवाइट किया, और फिर किस्से सुनाए कि हमारी जमहूरियत बड़ी मजबूत है, हमारी अदलिया बहुत आज़ाद है, खुद मुख्तार है, हमारा मीडिया बहुत आज़ाद है, हमने बड़े करप्शन के खिलाफ बड़ी जदोजहद की है, हमें यहाँ हमने बड़े बड़े इस्लाहात कर लिए हैं पाकिस्तान में, और वैसे हम आपके साथ मिलते रहेंगे, आइंदा भी बातचीत रहेगी। ऐसे माहौल में जब हमारे कौमी सलामती के मुशीर बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने दुहाई देते थे कि जी बाइडेन कॉल नहीं कर रहा, और भी कुछ उनको शिकायत थी, फैटफ के मामलात आपको पता है, मईशत आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। तो ये जो हमने, जिसको कुछ लोग तज्ज़ियाकार स्नब कह रहे हैं, न जाने का, इसके हमारी जो माली मामलात हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फैटफ, इस पे कोई असर होगा या सत खैरा है? बंगी साहब, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए ये फैसला करना नहायत ही मुश्किल था। उन्होंने फैसला कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतों को फैसला करने से पहले अपने माशी मफादात जो हैं उनका तज्ज़िया करना ज़रूरी होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एक दफ़ा कहा था कि वो जियो स्ट्रेटेजिक से हम अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव होना चाहते हैं। तो वो उस वक़्त उसका डिज़ायर तो शो की गई थी, लेकिन अमलन शायद हम उस तरफ नहीं गए। देखिए, हमारे अगले 12 महीनों के अंदर हमने तकरीबन $30 अरब इकट्ठा करना है, जिसकी वापसी होनी है। उसका कोई और ज़रिया मेरे ज़हन में तो नहीं आता, सिवाय आईएमएफ के, जब तक हम उनके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते। एक वाहिद मुल्क है दुनिया में जो अमेरिका कहलाता है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है। इसका मतलब ये है कि उसको जितनी हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कम हम इम्पोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमारा एक सरप्लस निकलता है। बाकी तकरीबन सारी दुनिया से जो हमारी तिजारत है, वहाँ पे हमारा खसारा ही होता है। तो बहुत बड़ा हमारा सोर्स है अर्निंग्स का अमेरिका के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मुश्किल फैसला किया है, और वो दोबारा से जियो स्ट्रेटेजिक को सामने रख के किया गया है, बजाय इसके कि जियो इकोनॉमिक्स को तरजीह दी जाती है। डॉक्टर साहब, जो ओरिजिनल जो मकसद था आपको तकलीफ देने का, उसमें ये भी था कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के अंदर अफराते ज़र और महंगाई का जो परसेप्शन है, अवामी जो परसेप्शन, उसके बारे में भी, हमारे इदारों के बारे में भी, पुलिस के बारे में भी, अदलिया के बारे में भी। इससे पहले भी कुछ सर्वेज आते रहे हैं, आपने देखे होंगे, इप्सोस के सर्वे आया था। आप भी बहुत सारी बातें जो है वो बताते रहते हैं। तो ये जो सर्वे आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, महंगाई और अफराते ज़र, और ये भी कि 86% अवाम समझते हैं कि उनकी जो आमदनी है वो बहुत कम हो गई है, इससे आपको कोई हैरत हुई? इससे पहले कि उसमें जाऊँ सोलंकी साहब, मैं चाहता हूँ कि एक आपको बहुत अच्छी खबर मईशत के हवाले से दे दूँ, क्योंकि उसमें रिपोर्ट में तो बहुत सारी जो हैं वो बुरी खबरें हैं। अच्छी खबर ये है कि अगले चंद ही हफ्तों में हुकूमत मुकम्मल तौर पे महंगाई पे कंट्रोल कर लेगी। हिकमत अमली तैयार कर ली है हुकूमत ने। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वो पिछले कई सालों से अवाम को गुमराह कर रहा है। वो महँगाई की गलत खबरें दे रहा है, वो महँगाई को जिस तरह जाँचता है जिस तरह नापता है, वो गलत है।
अब उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं कि भाई आप सीधे हो जाएं, आप तरीका एक दुरुस्त जो है वो इस्तेमाल अपना लें, और इस नतीजे में वो जो नई फिगर्स आपको आएंगी उसमें महंगाई का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो जाएगी। जी, बिल्कुल बुरी डॉक्टर खबरें साहब। दे दें रूमी साहब, आप एप्पल जूस पी रहे हैं? मैं कहवा पी रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा यार एप्पल जूस पी रहे हैं आप भी। मैंने कहा वो जो राणा शरीफ साहब के राणा शरीफ के साहबजादे ने तो कहा ना, उन्होंने कहा कि एप्पल जूस ये रंग का है। रंग वही है ना, तो मैंने कहा पूछ लूं रूमी साहब से कि वो भी तो है। मैं पिशावरी कहवा में देसी बंदा हूँ। अच्छा, मैं एप्पल जूस नहीं पीता। अच्छा जी, फरूख साहब ये बताइए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो और भी बड़ा खौफनाक नक्शा खींचा है अदालतों के बारे में, सरकारी महकमों के बारे में, लोगों का अदम एतमाद जो है। अगर आप उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ये बताइए, अगर इन दोनों चीजों को हम आपस में जोड़ें कि एक तरफ बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और ऊपर से बिगड़ते हुए इदारों के ऊपर अवाम का गिरता हुआ अवाम का एतमाद इदारों पर, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये इसलिए हैरानकुन होती हैं। और मैं ये बिल्कुल एक जेन्युइन सवाल, मैं वो उस तरह से नहीं कर रहा, सार्कास्टिक नहीं हो रहा, कि तहरीक इंसाफ के जमाने में कम से कम ये तो उनके, मैं समझता हूँ कि उनके हामियों का तो खैर बहुत बहुत ख्याल है, लेकिन उनको जो जिन लोगों ने वोट दिया है, कम से कम वो ये तो समझते थे कि इन इन चीजों के ऊपर तो वो थोड़ा सा काबू पाएंगे, पुलिस को कुछ ठीक कर देंगे, कोई कंप्लेंट्स का निजाम ठीक हो जाएगा, कोई करप्शन की जो रिपोर्टिंग या जो कंप्लेंट्स होती है सरकारी महकमों में, यहाँ तो ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि मुस्तकिल जो पाकिस्तान की रैंकिंग है पिछले 2 सालों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन सर्वे में, वो गिरी है, नीचे आई है। तो ये थोड़ा बताइए कि डॉक्टर साहब ये क्यों आपके ख्याल से हो रहा है, क्या इसकी बुनियादी वजह क्या है? अच्छा, 4 तो इम्पोर्टेंट बातें जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में आई हैं। उसमें पहली चीज़ वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने रैंकिंग बताई है कि वो कहते हैं कि पुलिस जो है वो अवाम की नज़र में, अवाम की परसेप्शन में सबसे करप्ट इदारा है। दूसरे नंबर पे अदलिया को, और तीसरे नंबर पे वो ट्रेडिंग या कॉन्ट्रैक्टर्स, और ख़ास तौर पे जो सड़कें बनाने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, कहते हैं कि उसमें अवाम का ये ख्याल है कि उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है। दूसरा फिर वो अवाम से ये भी पूछा कि करप्शन की वजूहात आपके ज़हन में क्या है? तो उन्होंने कहा कि कमज़ोर एहतसाब है, लालच, और तीसरा उन्होंने कहा कि तनख्वाहें किसी कुछ शोबों पे जो है वो बड़ी कम है, जिसके नतीजे में फिर करप्शन सामने आती है। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने बताई, शायद वो सोलंकी साहब ने कुछ मेंशन भी की, कि तकरीबन 93% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान महंगाई वो ज़्यादा महसूस कर रहे हैं पीएमएल-एन के मुकाबले में और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। फिर उन्होंने दो धारी तलवार का जिक्र हुआ कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और कोई 86% पाकिस्तानी कहते हैं कि उनकी आमदन गिर रही है। अब अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें आमदन के हवाले से, तो 1960 से लेके सन 2008 तक हमारी औसतन आमदन जो है वो मुसलसल बढ़ी है, मुसलसल बढ़ती जा रही थी। उस दौरान महंगाई भी आती थी, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो बर्दाश्त कर लेते थे क्योंकि आपकी आमदन बढ़ रही होती। अब 2008 के बाद आमदन जो है वो मुसलसल गिर रही है और महंगाई चढ़ रही है, तो आप सोचिए कि वो दो धारी तलवार चल जाती है। जो चौथा मैंने खास पॉइंट देखा है इसी रिपोर्ट में, उसमें 66% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान जो एहतसाब हो रहा है वो जानिबदार एहतसाब है, वो न्यूट्रल नहीं है, वो गैर जानिबदार नहीं। अच्छा, ये तो अदाद शुमार सामने हो, इसका मतलब मेरे जहन में क्या आता है? इसका मतलब एक मेरे जहन में ये निकलता है कि अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अगर हुकूमती वज़रा, हुकूमती तर्जुमान टेलीविज़न पे आके बार-बार आपको बताएँ कि हमारे सारे माशी इशारे जो हैं वो मस्बत हैं, हमारे यहाँ रोटी जो है वो कैलिफ़ोर्निया से सस्ती है, और जितनी आग इंडोनेशिया में लगी हुई है उतनी तो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं लगी हुई, और आप अपनी चीनी के दाने गिनना शुरू कर दें। वज़रा और तर्जुमानों की बातें आम आदमी नहीं सुनता। वो अपने तजुर्बे से देखता है, और वो तजुर्बा इस रिपोर्ट में आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आ जाता है कि वो ये 93% कह रहे हैं कि जी महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, 86% लोग कह रहे हैं हमारी आमदन गिरती जा रही है। तो आप किसी बड़े से बड़े मईशतदान को बिठा लें और वो ये आपको बताए कि जी आपकी मईशत बहुत अच्छी जा रही है। आप हुकूमती तर्जुमान को बिठा लें, चाहे वज़ीर आज़म साहब खुद आके बताएं
कि जी हमारे सारे के सारे इशारे जो हैं वो मस्बत हैं। वो पाकिस्तानी या आम आवाम जो आटा खरीदने जाता है, जो चीनी खरीदने जाता है, जो अपने मोटरसाइकिल में 146 रुपए का वो पेट्रोल डलवाने जाता है, वो जानता है कि उसकी मईशत किस सिमत में जा रही है। जी, सिमत कहाँ जा रही है, बिल्कुल। इस वक्त लोगों को इसका तो खैर बिल्कुल हर कोई इसी के बारे में कंप्लेन कर रहा है। मुजम्मिल साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा गवर्नेंस के हवाले से कि जो तवक्कुआत ये बहुत सी कुछ चीजें थी जो वो ठीक कर सकते थे। चलिए ठीक है, मईशत के कुछ आलमी मसाइल भी हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, और वो कहते हैं साबिक हुकूमतों से हमें बड़ा कुछ वर्षे में मिला, लेकिन जो बाकी कुछ चीजें गवर्नेंस के हवाले से होती हैं वहां भी लगता है कि बिल्कुल किसी किस्म की उनकी वो 3 साल में सवा 3 साल में नहीं कुछ कर पाए। और क्या उसकी बुनियादी वजह है? क्या पुलिस को देखिए, 3 सूबे उनके पास है। आप ये भी नहीं कह सकते ना, अब एक जमाना तो होता था कि बेनजीर भुट्टो साहिबा को तो बड़ा सूबा मिलता ही नहीं था 90s में, या नवाज शरीफ को जो है वो हमेशा ऑपोजिशन मिलती थी सिंध में, या इधर एक आज भी मिली हुई। यहाँ पे 3 सूबे और मरकज है, मीडिया भी साथ है, अदलिया भी साथ है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है। अब उसके बावजूद क्विक कमेंट। नहीं, मेरा मतलब है कि फोकस नहीं है, उनके प्रायोरिटी में नहीं था। प्रायोरिटी में था कि पहले इस मुल्क से ऑपोजिशन को खत्म किया जाए, प्रायोरिटी में था कि वन पार्टी रूल बनाया जाए। लिया सोलंकी साहब ने आटा खरीदा है 85 रुपए, ठीक है ना? तो कल की रसीद है, कल ये की मैं रसीद फरूख है। साहब को भेजता रहता हूँ अक्सर। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि फोकस ही नहीं था, प्रायोरिटी नहीं। प्रायोरिटी तो थी कि किस तरह ऑपोजिशन के लोगों पर नैब के केसेस बनाए जाएं, उनको कैसे सजाएं दी जाएं, उनको कैसे गालिम गलूज की जाए। अगर ये देखा जाए कि इस प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 3.5 साल में सबसे ज्यादा इजलास क्या किए हैं, तो वो तर्जुमानों के किए हैं। कोई इस्लाहात पर इजलास हुए हैं, यहाँ पे तर्जुमानों के इजलास हुए हैं और गालिम गलूज का हिसाब किताब हुआ है। अब किसी ने कहा कि जी इस मुल्क में अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को, भाई आप 3-3.5 साल से गालिम गलूज सुन सुन के लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं या मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उस दिन मैं एक टॉक शो में था, तो एक पार्टी के लीडर ने दूसरी पार्टी के लीडर के बारे में कहा कि ये मेरे भाई हैं लेकिन मुझे इनसे ये इख्तलाफ है। तो एंकर कहने लगा, देखे ना जी, ये आपस में रले हुए हैं, वो एक भाई भी कह रहे हैं और इख्तलाफ भी है। हमारे यहाँ तो मीडिया पर्सन की ये सोच हो गई है कि तहजीब के दायरे में जो इख्तलाफ है वो एक फिक्स मैच है, वो कुछ ही चोरा नल रली हुई है, वो कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ तो तब है जब मैंने आपके शो में उसको गाली निकाली है और उसने मुझे गाली निकाली है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बिहेवियर चेंज हो गया है इमरान खान साहब का। वो ये काम बड़े छोटे छोटे बड़े आराम से कर सकते थे, लेकिन चूंकि उनको उनका फोकस और प्रायोरिटी नहीं था, बहुत सारा वक्त उन्होंने ऑपोजिशन को मारने की कोशिश। देखिए ना, जो प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन में ये तकरीर करता है कि मैंने जाके नवाज शरीफ का एसी उतारना है, उसका फोकस आपको समझ आता है कि उसका फोकस है कि हाय नवाज शरीफ की बैरक में एसी लगा हुआ है, क्यों? मैंने तो बंद करना है। तो आप उसकी तरजीहात का अंदाजा लगा लें कि उसने कहा कि शायद खकान अब्बासी रोज टीवी पे कहता था मुझे गिरफ्तार कर लो, फिर हमने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ना, जब प्राइम मिनिस्टर का फोकस ही हो, लेकिन नैब खुद मुख्तार है, गिरफ्तार हमने कर लिया लेकिन नैब खुद मुख्तार है ना। और कितना बेबस वजीर आजम है कि वो नवाज शरीफ का एसी नहीं उतार सका। आप हिसाब लगाएं, वॉशिंगटन में खड़े होकर वो तो ठंडी हवाओं में भेज दिया। तो आप उनकी बेबसी का अंदाजा लगाएं और उनके फोकस का अंदाजा लगाएं कि जिस आदमी की पूरी पॉलिटिक्स ये हो कि मैंने शहबाज शरीफ को हाथ नहीं मिलाना, और अब वो सदर मुमलिकत को खत लिख रहा है कि आप शहबाज शरीफ से बात कर लें। कभी असद कैसर को कहता है आप शहबाज शरीफ से बात कर लें, कभी शाह महमूद को कहता है आप कर लें, और खुद कहता है मैंने नहीं करनी। भाई जब तुम्हारी पार्टी बात कर रही है तो तुम्हारे ना करने में क्या? एक अजीब सी, आप ये भूल गए ना कि शहबाज शरीफ ने उनको 10 अरब रुपए की ऑफर की थी। उस केस में भी पेश नहीं होते हैं, उस केस में भी पेश नहीं होते हैं। आप मेरी बात समझे नहीं? प्रायोरिटी, मैं समझता हूँ फोकस प्रायोरिटी नहीं थी उनकी। प्रायोरिटी बहुत, और मेरे ख्याल से ये दुरुस्त बात है बिल्कुल। मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब से यही बात करता हूँ। डॉक्टर फरूख सलीम, अभी आपने सुना होगा, चूंकि हम ये इस पे महंगाई और मईशत पे बात करें, वैसे आज वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है।
वाह, बिल्कुल, बिल्कुल। कमाल है। यहाँ पेशावर पे में उन्होंने कहा है कि सस्ता देखिए, तरीन मुल्क है पाकिस्तान। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो सस्ता जो है ना काम, वो वो शायद होता है यहाँ पे, लेकिन वो अच्छा, उससे पहले हाँ, डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब। और सवाल पूछ, और जल्दी हमारे यहाँ एक साहब। मुहावरा है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हाँ, मैं जी रजा। सोलंकी साहब से कहना चाहता हूँ कि वो आटे की रसीदें शेयर करें अपनी। मेरा मशवरा आपको ये है कि इनकलाबे फ्रांस से पहले आप 1700 केक रुपए खरीदा, का 20 किलो, 1700 आप, रुपए। हाँ, तो देखे ना, आपको मसला होता तो सिंध आप में केक रहते हैं ना, तो आप डॉक्टर सिंधी साहब है ना, आप सिंधी है ना, वो कह रही है सिंध में आटा महंगा है, तो सिंधियों को महंगा मिल रहा है। नहीं, कसूर सिंध गवर्नमेंट का है महंगाई का। अच्छा, अच्छा डॉक्टर और साहब, जी रजा। वजीरे खजाना, मुशीरे खजाना तो बार बार बदले गए हैं, जिस तरह के सूट्स दिन में मेरे ख्याल से फिल्म स्टार बदलते हैं ना, या खान साहब भी कपड़ों के जोड़े बदलते होंगे अपनी सरकारी महफिलों के लिए। तो अब नया मेरे ख्याल से छठा सेक्रेटरी खजाना भी लग गए हैं अभी, कल के परसों, हामिद याकूब शेख साहब अच्छे अफसर हैं, मैं उनको जानता भी हूँ। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये 4-4 महीने बाद, 5-5 महीने बाद मुल्क का सबसे की प्लेयर, डिसीजन मेकर सेक्रेटरी फाइनेंस होता है, क्योंकि सारी इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। इसको बदलने का मुझे आप ये बताइए कि इसका असर नेगेटिव होता नहीं है क्या? जो उनके इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं, बस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, उनकी किचन कैबिनेट में शहजाद अकबर हैं, आरिफ अलवी हैं, और दीगर इंपॉर्टेंट लोग हैं, और आई एम श्योर कि कुछ ऐसे नाम भी होंगे जिनको हम नहीं जानते, जो पर्दा सीमी पे नहीं होते। तो क्या वो उनको कहते नहीं होंगे कि खान साहब ये ना बदलें, अभी इसको 4 महीने हुए हैं, काम ही सीख रहा है बेचारा, अभी तो फाइलें देख रहा है। डॉक्टर फरूख सलीम ने बड़ा हिसाब लगाया हुआ है कि तब्दीली पार्टी ने क्या मैंने क्या तब्दील किया है। मैंने इसीलिए कहा और रूमी साहब ने उन 2 जिन्नात का जिक्र नहीं किया है जो साथ साथ रहते हैं और वो बताते हैं। मैं वो डॉक्टर जिक्र नहीं साहब, करता जी। डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब। बताइए जरा। अगर साहब हम आप जिस सिमत में जा रहे हैं, मुजम्मिल साहब ने सिर्फ जिक्र किया प्रायोरिटी का। एक सवाल और भी उठता है कि कैपेसिटी, प्रायोरिटी शायद जरूर होगी कि उन्होंने जाना है। मैं सोच रहा था कि अगर उनकी प्रायोरिटी ये बन भी जाए कि उन्होंने मईशत को सीधी सिंध पे चलाना है, तो फिर सवाल उठेगा कि क्या कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। और जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, देखिए मईशत को चलाने का साइंटिफिक प्रोसेस, नो रॉकेट साइंस, बट सबको जानते हैं कि ये 4 फेजेस में जो हुकूमती कारोबार है वो 4 फेजेस में बटा होता है। आप इलेक्शन जीत के आते हैं, आप पहले एक कॉम्पिटेंट किस्म की टीम तश्कील देते हैं, तो क्रिएशन ऑफ द टीम इज फेज 1। फिर फेज 1 में वो टीम बैठती है, फेज 2 में वो मंसूबा बंदी करती है, हिकमत अमली बनाती है, कई महीने उसमें गुजर जाते हैं। फिर फेज 3 में उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद शुरू होता है। फिर फेज 4 में जाके कई नताइज सामने आते हैं। अब आप सोचिए कि चौथे साल में है पीटीआई की हुकूमत, और अभी वो फेज 1 में अटकी हुई है। अभी टीम तश्कील दी जा रही है, अभी ये उम्मीद रखी जा रही है कि अब छठा जो हमारा हमारा सेक्रेटरी खजाना आएगा वो अच्छा होगा पहले 5 के मुकाबले में। और टेक्निकली 5 दफा तो हम वजीर खजाना भी बदल चुके हैं। इसी तरह अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आप जाते हैं तो आप सोचिए कि 8 या 9 दफा तो हम पंजाब का आईजी, पंजाब आईजी है वो भी बदल चुके हैं। इस्लामाबाद का मेरा ख्याल है चौथा या 5वां आईजी साहब उन्होंने टेक ओवर किया है। तो यहाँ पे अभी फेज 1 शुरू और चल रहा है। इस चीज की तवक्को रखना कि इनके इस टीम के नतीजे में एक हिकमत अमली सामने आएगी, मंसूबे सामने आएंगे, फिर उन मंसूबों पे अमल होगा। तो इस हुकूमत के जो बाकी बचा है टेन्योर, उसके अंदर ये तवक्को लगा के रखना कि नताइज सामने आ जाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि अभी यहाँ फेज 1 चल रहा है। और जी सोलंकी साहब का बिल मैंने देखा, और मैं उनको एडवाइस ये करना चाहता हूँ कि खुदाया किसी भी वजीर से आटा मंगवा लें, क्योंकि वज़रा जो है उनको 55 रुपए का आटा मिल रहा है। वो सबको बता रहे हैं टीवी पे कि सारे पाकिस्तान में सिवाय सिंध के 55 रुपए का आटा है। तो खुदाया अगली दफा आप खुद न जाएं, आप किसी वजीर को कह दें उसी से चीनी भी मंगवाएं। आज मुझे एक वजीर साहब बता रहे थे कि टमाटर भी बहुत सस्ता हो गया है। वाह, टमाटर, चीनी और आटा जो है, ये खुदाया आप शॉपिंग खुद ना किया कीजिए, ये वज़रा के हवाले कर।
वाह। मैंने तो सोलंकी साहब को कहा है कि केक खाया करें, आपको पता है ना कि इनकलाब रोटी ना फ्रांस से खाए। पहले जो लुई लुई 16 की जो बेगम साहिबा थी मैरी एंटोनेट, उन्होंने ये मशहूर फिक्रा कहा था कि इनकलाब से कुछ जब लोग एहतजाज करते हैं कि आटा बड़ा महंगा हो गया है, और मैं खुद ये जानकर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इस्लामाबाद में नान जो है वो 20 रुपए से कम पे नहीं मिलता, और मैं दंग रह गया हूँ क्योंकि 20 रुपए तो जो है वो अगर एक फैमिली हो या एक शख्स भी दो दो नान तो कम से कम खाता है या खाती है, तो हाँ। कैसे वो सैकड़ों रुपयों के तो सिर्फ नान रोटी आते हैं, बाकी दाल सब्जी तो गई भाड़ में। तो बहरहाल ये डॉक्टर साहब, मैं चलते चलते आपसे आखिरी जो पॉइंट है वो ये भी इसी रिपोर्ट के हवाले से मैं ये भी जानना चाहता हूँ, और वो ये है कि क्या आपने जितने भी इक़दामात देखे हैं एंटी करप्शन के हवाले से, आप इसके ऊपर बड़ी देर से लिखते भी रहे हैं, कई सालों से आपने इसके ऊपर मजमून लिखे हैं, इस सेक्टर में करप्शन, इस बैंकिंग का या दीगर जगहों का, क्या आपको कोई ऐसी एंटी करप्शन की कोई मुहिम, मतलब नैब के अलावा, नैब को छोड़ दीजिए वो तो एक सियासी मुहिम है, उसके अलावा कोई आपको दिखाई दी है कुछ इस्लाह की तरफ जाती हुई? चूंकि इस रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो अगर, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दी, मैंने बड़ी कोशिश की, फिर मैंने कहा कि यहाँ पे व्यूअर्स कहते हैं ना आप बड़े बायस्ड हैं, तो मैंने कहा मैं तो बायस्ड हूँ, एक अनबायस्ड शख्स से पूछ लेते हैं, जरा आप बताइए। अब इस्लाहात की आप बात कर रहे हैं कि शोबे में आए कि शोबे में नहीं आए। देखिए, एक अगर आप मंशूर निकाल लें 2018 का जो इलेक्शन का बिल्कुल। मंशूर था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उसमें आधा दर्जन जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, बड़े मसाइल हैं, उनको बड़ी सही, वाज़ेह तौर पे लिखा गया है। और फिर सही। जो 66 सफ़ों में उनका इलाज क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, वो भी लिखा गया है। यानी कि वो बिल्कुल। 66 पेजेज़ में जो रिफ़ॉर्म का लफ्ज़ है, वो मेरा ख़्याल है कुछ 40 मर्तबा मैंने गिना है कि 4 दर्जन 3 या 4 दर्जन मर्तबा रिफ़ॉर्म लिखा गया। तो दुरुस्त। 2018 में पीटीआई को मालूम था कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उनको ये भी मालूम था कि इनके हल क्या हैं। ये लिखा हाँ हुआ है जी। उस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अब अगर चौथे साल में हम यही सवाल कर रहे हैं कि यहाँ एहतसाब में तो कोई मसाइल हल हुए हैं या इस्लाहात आई हैं या नहीं आई। फिर कभी एक दफ़ा आपको याद है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी कहा कि शायद मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स कितने गहरे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके मंशूर में लिखी हैं। इनको प्रॉब्लम्स का भी पता था, इनको उनके हल भी पता थे, ये खुद लिख चुके हैं। तो अब वो मामला मुज़म्मिल साहब प्रायोरिटी का कह रहे हैं, मैं उसमें कैपेसिटी ऐड कर देता हूँ। क्या कैपेसिटी इस टीम के अंदर एग्जिस्ट करती है कि वो हमारे जो मामलात हैं, जो मसला जो बोझ हैं पाकिस्तानियों के ऊपर जो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या उनके हल करने का इनके पास कैपेसिटी भी है या नहीं? ट्विटर देखिए, ट्विटर ट्विटर गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी चल रही है। जैसे मैंने कहा, आपको मैंने कहा कि वो महँगाई जो है वो खत्म होने वाली है। अगर ट्विटर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक आप महँगाई खत्म कर दें, तो बस फिर कामयाबी हो गई। मुर्तज़ा साहब जितनी मर्ज़ी दुकानों में जाएँ और सितारा मार्केट जाएँ और आटा खरीदने जाएँ, एज़ लॉन्ग एज़ ट्विटर के ऊपर वो हावी हैं, तो आप समझिए कि हुकूमत कामयाब है। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब, र बहुत आपने, रज़ा जी, 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 रज़ा। हमारा वक्त बिल्कुल खत्म होने को है, अगर कुछ कहना चाहते हैं प्लीज ऐड जी, कर दीजिए जी, सोलंकी जी, साहब। जी, आपने कहा था कि हालात कितने बदले हैं, तो जाते-जाते मैं हबीब जालिब की कुछ लाइनें आपको सुना हाँ, दूँ। बिल्कुल। वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के। वाह! अपना हल्का है हल्काए ज़ंजीर और हल्के हैं सब अमीरों के। वाह! हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। वही अहले वफ़ा की सूरत-ए-हाल, वारे न्यारे हैं बेज़मीरों के। वाह जी! साज़िशें हैं वही खिलाफ़े अवाम, मशवरे हैं वही मुशीरों के। और वाह! आखिरी लाइन है, बेड़ियाँ साम्राज्य की हैं वही, वही दिन-रात हैं असीरों के। वाह जी वाह! हर वाह जी वाह। हर बिलावल है देश का मकरूज। वाह जी वाह! इसी गंभीरता के साथ आज का शो एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुजम्मिल साहब, आपसे भी बड़े टॉपिक्स पेंडिंग रह गए हैं, जो आपने नुकात छोड़े हैं वो मैं इंशाल्लाह कल या परसों पिक करूंगा जब आप हमें वक्त देंगे। तो नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।